चलो स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड रुकना, मैं ईयरफोन्स कनेक्ट कर दूँ। हमारा कल ओवर पॉपुलेशन तो हो गया था, है ना। उसके इम्पैक्ट वगैरह इफेक्ट वगैरह हमने देख लिए थे। अब हम मैंने अंडर पॉपुलेशन, तो अंडर पॉपुलेशन का मीनिंग मैंने कल बताया था, बताओ क्या है। घर पे रीड किया था नहीं किया था, जितना पढ़ाया था कल नहीं किया तभी बता रहा हूँ। बिल्कुल गलत ट्रैक पर जा रहे हो, बिल्कुल गलत ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल पढ़ाई करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अंडर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लोग कम हैं। रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लोग कम है, रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, इतने कम लोग हैं। ये मैं रफ मीनिंग बताते ना, बुक के अकॉर्डिंग देखा तो क्या बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट। वो अगर अंडर पॉपुलेशन मीन्स अंडर पॉपुलेशन एग्जिस्ट, यानी अंडर पॉपुलेशन जो कंडीशन होती है वो कब एग्जिस्ट करती है, जब पॉपुलेशन ना बहुत कम है, पॉपुलेशन ना बहुत छोटी है। पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की क्या है, बहुत छोटी है। एंड देयरफॉर द पीपल आर अनएबल टू फुली यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, और वो जितने रिसोर्सेज हैं उनके पास, उनको वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, रिसोर्सेज ही यूटिलाइज नहीं पा रहे हैं, रिसोर्सेज ही यूटिलाइज हो नहीं पा रहे हैं, रिसोर्सेज बेकार जा रहे हैं। इसको मुझे अंडर पॉपुलेशन, तो अंडर पॉपुलेशन वाली सिचुएशन भी है। फिर क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, अब दूसरी लैंग्वेज में इसी बात को बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं अंडर पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन, अंडर पॉपुलेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ मच लार्जर पॉपुलेशन विद नो कॉम्प्रोमाइज द लिविंग स्टैंडर्ड। वो कह रहा है अंडर पॉपुलेशन मतलब, अंडर पॉपुलेशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो आपके पास रिसोर्सेस हैं वो कैपेबल हैं, वो इतने ज़्यादा हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। विद नो कॉम्प्रोमाइज़, यानी बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए लिविंग स्टैंडर्ड्स में, यानी आपके लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो ज़्यादा लोग भी उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, यानी अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो वही वाली बात, तो वाली बात को लिखा हुआ है, ठीक है। सर जैसे हमने वहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज पढ़ी थी, अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज के बारे में पढ़ो। तो वो कह रहा था सिचुएशन ऑफ अंडर पॉपुलेशन इज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ लो टेक्निकल डेवलपमेंट सच एज, पहले समझो वो क्या कह रहे हैं कि जो अंडर पॉपुलेशन वाली जो सिचुएशन होती है वो जनरली कहाँ पे पाई जाती है, ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट क्या हो बहुत कम हो, जहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत कम हो। सर क्यों, क्योंकि जो जगह डेवलप ही नहीं होगी वहाँ पर कौन रहना चाहेगा, वहाँ पे लोग रहना ही नहीं चाहेंगे, तो लोग वहाँ पे रहते ही नहीं है। सच एज इक्वेटोरियल कॉन्गो, ठीक है, Amazon रिवर बेसिन, रिच प्रेरी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नेशंस, टेरिटरीज एंड आइलैंड्स आर, वो कह रहे हैं ये तो बात हो गई किसी कंट्रीज की, कुछ अब वो और भी जगहों के नाम बता रहे हैं, आइलैंड वगैरह के नाम बता रहे हैं। तो पिटकेर्न आइलैंड, मंगोलिया, नमीबिया, फ्रेंच गुआना, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, मॉरिसिनिया। तो ये कुछ जगह ऐसी हैं जो अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि क्या अंडर वो अंडर पॉपुलेटेड है, अंडर डेवलप्ड नहीं, अंडर पॉपुलेटेड। यहाँ पर लोग बहुत कम है, रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं पर लोग कम हैं। ये नाम याद रखने की, और आपको ये आइसलैंड की पिक है, देखो कितनी जगह खाली डली हुई है, कितनी जगह खाली डली हुई है, वो सामने वाला इलाका पूरा खाली है, लोग रह नहीं रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी जगह खाली है, लोग रह नहीं रहे, बस इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में छोटा सा घर है केवल। हमारे आगरा में आके देखो, बगल बगल में घर बने हुए हैं, जगह खाली ही नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। अंडर पॉपुलेशन होती क्यों है, अंडर पॉपुलेशन होती क्यों है, तो जो उसके रीजन थे क्या कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन के वही रीजन यहाँ पे हैं कि जस्ट अपोजिट हो जाएंगे उसके।
पहला क्या, बॉर्न रेट। पहला क्या, बॉर्न रेट। तो लोग बॉर्न ही नहीं हो रहे यहाँ पे, बच्चे बॉर्न ही नहीं हो रहे यहाँ पे। अगर सब बच्चे बॉर्न ही नहीं होंगे या फिर बहुत कम बॉर्न होंगे तो पॉपुलेशन भी तो कम ही होगी। भी लिखा था फर्टिलिटी रेट, लिख लो कॉमा लगा के, याद तो आपको होगा नहीं कि बॉर्न रेट को ही फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अगर याद है तो अच्छी बात, अगर याद नहीं है तो सीरियसली करो, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी बस आप लेक्चर देखे जा रहे हो, सुने जा रहे हो कहानी की तरह। ठीक है, फर्टिलिटी रेट इन मेनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैज ड्रॉप्ड टू अबाउट 2 चिल्ड्रन पर वुमन ड्यू टू फैक्टर लाइक लिटरेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन, मेकिंग द आइडिया ऑफ हैविंग बिग फैमिलीज इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो वो कह रहा है कुछ डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर जहाँ पर पॉलिसी हो गई है कि आप ना केवल एक घर में 2 से ज़्यादा बच्चे बॉर्न नहीं करोगे, एक पेरेंट के 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो जिस वजह से सर अब एक कंट्री ऐसी जहाँ पे हर पेरेंट केवल 2 से ज़्यादा बच्चे कर नहीं सकता, एक कंट्री ऐसी जहाँ पे पेरेंट 10-10 11-11 बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, बॉर्न कर लेते हैं। तो ऑब्वियस होता है जो पहले वाली जो कंट्री थी यहाँ पे 2 ही बच्चे हो सकते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी कम होगी। ठीक है, बच्चे कम बॉर्न हो रहे हैं। अब इसके रीजन क्या क्या सर, क्यों बच्चे कम होते हैं? तो कुछ लोग लिटरेट हैं, उनको पता है कि ज़्यादा बच्चे करना बेकार है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, सिचुएशन खराब रहती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो खर्चा भी बढ़ जाता है, ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा खर्चा होगा उनके लिए, पढ़ाई में, उनके खाने पीने में, उनके रहन सहन में। अर्बनाइजेशन, सोसाइटी मतलब बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल नहीं होता। मेकिंग द आइडिया ऑफ हैविंग बिग फैमिलीज इम्प्रैक्टिकल, वही नीचे द्वार से लिखा हुआ है कि बड़ी बड़ी फैमिलीज बनाना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है काफ़ी। बड़ी बड़ी फैमिलीज आज के टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, change the attitudes towards family planning and an improvement in the social role of females has also affected demographic attributes। ये एक अलग टॉपिक है। अब वो कह रहा है कि लोगों का ना एटीट्यूड चेंज हो गया फैमिली को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर, यानी बच्चे बॉर्न करने की प्लानिंग के ऊपर लोगों का एटीट्यूड चेंज हो चुका है। अब वो ज़्यादा बच्चे नहीं बॉर्न करते, वो 2 बच्चों तक लिमिटेड रहते हैं। तो वो कह रहा है एक तो ये एटीट्यूड उनका चेंज होना। ठीक है, और फीमेल का सोशल प्लेटफॉर्म पर आना, यानी लड़कियों का आगे बढ़ना, हर जगह पे उनका पार्टिसिपेट करना, इस चीज़ से डेमोग्राफी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बस उन्होंने ये बोला क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए ये नहीं उन्होंने कुछ बोला। ठीक है, दूसरा बोले एमिग्रेशन, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। एमिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग देयर डेस्टिनेशन, जो कि बाहर से जाते हैं हमेशा के लिए परमानेंट सेटल होने के लिए। तो सर ये भी एक रीजन है, ये भी एक क्या है, रीजन है। ठीक है, मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। अब वो बता रहा है कि लोगों के एमिग्रेट करने के रीजन क्या होते हैं, लोगों के एमिग्रेट करने के, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो वो कह रहा है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू पुश एंड पुल फैक्टर्स। वो कह रहा है ये जो फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पुश फैक्टर है और एक पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर मतलब क्या, पुश फैक्टर वुड बी लाइक लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑपरेसिव पॉलिटिकल कंडीशन, पुअर इकोनॉमी एटसेट्रा। मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे से आपको मजबूरी में, जहाँ पे आपको मजबूरी में जाना पड़े, मजबूरी में आपको घर छोड़ना पड़े, मजबूरी में आपको एक जगह से निकलना पड़े, तब होता है पुश फैक्टर। पुश, आपको मजबूरी में अपने आप को पुश करना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है आने का, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होंगी आपको अपना पुश करना पड़ेगा, आपको धक्का मारना पड़ेगा कि जा, दूसरी जगह पर जा। तो वो गया पुश फैक्टर। एग्जाम्पल, जॉब ही नहीं है आपकी कंट्री में, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर जॉब ही नहीं है, फिर क्या करोगे? तो आपको जॉब के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है आपकी। ऑपरेसिव पॉलिटिकल कंडीशन, ऑपरेसिव में होता है किस पे अत्याचार करना, बैड ट्रीटमेंट करना। आपके यहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि लोग आपको परेशान करते हैं, तो क्या आप ऐसी जगह पर रहोगे जहाँ पे आपको पॉलिटिकल लोग आपको परेशान करते हैं? नहीं, आप जाओगे। अब मजबूरी में जा रहे हो ना, आपका मन नहीं कर रहा जगह छोड़ने का, लेकिन आप मजबूरी में आ रहे हो। पुअर इकोनॉमी, सर जॉब वगैरह सब है लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमी वो पुअर है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लोअर है, सैलरी वगैरह सब लोगों को बहुत लो मिलती है, बहुत कम पैसा लोग वहाँ पे कमा पाते हैं। तो कैसी जगह पे लोग रहेंगे? नहीं, मजबूरी उनको जाना पड़ेगा। एक होता है पुल फैक्टर, पुल मतलब अट्रैक्ट करना। पुल मतलब क्या, आप अपने आप को धक्का नहीं मार रहे हो, सामने से कोई आपको खींच रहा है अपनी तरफ, सामने से आपको कौन खींचेगा? जो अट्रैक्टिव होगा। तो ऐसे फैक्टर जो कि अट्रैक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं पुल फैक्टर। जैसे कि फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक, फेवरेबल, आपकी कंट्री में जॉब है, लेकिन आपकी कंट्री में जॉब है, वहाँ पे आपको मिल रहे हैं 1 लाख पर मंथ, दूसरी कंट्री में आपको दूसरी कंट्री में आपको जॉब मिल रही है लेकिन वहाँ पे आपको सैलरी मिली बोलेंगे 5 लाख पर मंथ। तो 1 लाख से 5 लाख, तो आपके लिए फेवरेबल ना, आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको क्या करेगी? अट्रैक्ट।
मजबूरी नहीं है, आपका घर अभी भी 1 लाख रुपए में चल रहा है, लेकिन आप उससे 5 लाख से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, और ज़्यादा आपके हो गए अट्रैक्ट, उसको बोलते हैं पुल फैक्टर। उसने आपको खींचा अपनी तरफ, पुल किया कि तू अभी 1 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख को लेके हमसे। तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, पॉलिटिकल फ्रीडम, कोई पॉलिटिकल वो बेड ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि आपको फ्रीडम है जो भी आपको करना है, स्टेबल इकोनॉमिक, ठीक है, सारी चीज़ें। आइदर वे दिस मूवमेंट ऑलवेज हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन, वो कह रहा है चाहे पुल फैक्टर हो चाहे फेवरेबल हो, इंसान जा तो रहा ही है ना कंट्री छोड़कर, और जब कंट्री छोड़कर जाएगा तो इससे हमारी पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। आइदर वे मतलब कि दोनों में से कुछ भी हो, आइदर वे मतलब क्या है, इन दोनों में से कुछ भी एक हो, कुछ भी एक हो, फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी, आइदर वे मतलब कुछ भी, दोनों में से कोई भी। तीसरा फैक्टर डिजीज वगैरह, तीसरा कह रहे वो रीजन दे रहे हैं अंडर पॉपुलेशन का, डिजीज। Disease and illness have always caused a decrease in the population. The emergence of new diseases like HIV/AIDS has decreased the population globally. अब तो यहाँ पे चैप्टर क्योंकि पुराना लिखा हुआ है, अगर ये चैप्टर अगर अभी लिखा गया होता तो यहाँ पे कोविड भी आ जाता आपका। तो लिखा हुआ है कुछ डिजीज, कुछ इलनेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमेशा पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, मतलब ऐसे डेंजर डिजीज जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है, ऐसी डेंजर डिजीज की वजह से जिनकी वजह से डेथ होती है, तो ऑब्वियसली डेथ होगी तो पॉपुलेशन भी कम होगी। तो वो कह रहा है कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनकी वजह से हमेशा पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। द एमरजेंस ऑफ न्यू डिजीज, अब कुछ नए डिजीज का नाम जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, अब कोविड हो गया, के टाइम पे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, पता नहीं कौन कौन से फंगस हैं, ये हो गए। तो ये हैं बीमारी जो क्या करें पॉपुलेशन को ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ही कम कर रही है, वर्ल्ड वाइड ही क्या कम कर रही है, कम कर रही है। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा करें फेमाइन। फेमाइन मतलब क्या होता है बताओ, कोई आइडिया? अच्छा, उसका पता है आपको स्टारवेशन का मीनिंग क्या होता है? स्टारवेशन, डर्थ, कुछ भी नहीं पता? लिख लो फेमाइन का मीनिंग, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड। अगर आपको स्टारवेशन का मीनिंग नहीं लिखा तो लिख लो भुखमरी, खाने की कमी। फेमाइन मतलब लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड है ना, इसको स्टारवेशन भी बोलते हैं, डर्थ भी बोलते हैं। लिख लिया अपन लैक ऑफ फूड, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं फेमाइन का मीनिंग वो आगे बता भी रहे हैं। फेमाइन मतलब क्या, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब देखो लैक, स्कैरसिटी मतलब भी क्या होता है लैक, लैक मतलब होता है कमी, कमी। तो फेमाइन मतलब क्या, कमी ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड है ना, इसका मतलब क्या, तो लैक होता है। तो फेमाइन का मतलब मैंने भी अभी क्या बताया था, लैक ऑफ फूड, ठीक है, लैक ऑफ फूड, फेमाइन इज द स्कैरसिटी ऑफ फूड। सर किस वजह से प्रॉब्लम हुई है? caused due to caused due to factors like crop failure, तो उससे क्रॉप ही नहीं उग रही है आपके यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्रॉप ही नहीं उग रही है, तो उसे खाने की कमी पड़ गई है। तो बीइंग अ पुश फैक्टर से तो मजबूरी ना खाना, ना खाना ये कोई पुल फैक्टर थोड़ी है, खाना ना खाने तो पुश फैक्टर, आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा वहाँ से। तो एक पुश फैक्टर है, बीइंग अ पुश फैक्टर हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन ऑफ द कंट्री। तो कह रहे हैं एक ये पुश फैक्टर, एक तो ये मजबूरी में आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, और ये नेगेटिव फैक्टर है किसी भी जगह के पॉपुलेशन के लिए। नेगेटिव मतलब कि लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे, लोगों की ऐसी जगह को छोड़ के जाएंगे यहाँ पे खाना ही नहीं मिलता हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अंडर पॉपुलेशन के रीजन, कि अंडर पॉपुलेशन के रीजन क्या क्या है, तो इसकी सब प्रॉब्लम क्या होगी। अकॉर्डिंग टू जापानीज गवर्नमेंट, श्रिंकिंग पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मतलब इस लाइन का बाद में समझाऊंगा। ये जापान की कुछ जगह की इन्होंने पिक्चर डाली है, देखते हैं। तो वो कह रहे हैं अंडर पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, लोग कम हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम है। अभी हमने आगे कल पढ़ा था, कल की वीडियो में, कि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। तो अगर ज़्यादा से प्रॉब्लम थी तो कम पॉपुलेशन होने से तो प्रॉब्लम दूर रहनी चाहिए, कम पॉपुलेशन होने पे भी क्यों परेशानियां हैं? तो कम पे भी परेशानियां हैं, ज़्यादा पे भी परेशानी, तो सर हो कैसे एक लेवल पे,
एक नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए कोई भी चीज़, ना ज़्यादा ना कम, एक नॉर्मल लेवल पे। तो अब देखते हैं सर अगर पॉपुलेशन कम है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एक तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनइवन होता है। अनइवन मतलब कि अनइक्वल, अनइक्वल, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो वो कह रहे हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वर्ल्ड में, वो ऐसा होता है कहीं कहीं पर ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं पर कम हो जाता है। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज आर लो एंड मैनी एरियाज देयर आर प्रैक्टिकली नो पीपल एट ऑल। वो कह रहे हैं अगर हम देखा है, एक हमने रिसर्च की है तो वहाँ पर हम देखा एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एवरेज अगर देखा जाए पॉपुलेशन कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ अंडर पॉपुलेटेड जगहों पर बहुत कम है, कुछ कुछ जगहों पर तो क्या है नो पीपल एट ऑल। कुछ कुछ जगह तो ऐसी है जो पूरी खाली डली है, वहाँ पे एक इंसान ही नहीं है। कुछ कुछ जगहें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही क्या है खाली डली हुई हैं। तो सर ये प्रॉब्लम कैसे है? प्रॉब्लम ये ऐसे है कि अगर जगह खाली डली हुई है तो अब वहाँ की तो उस जगह के जो रिसोर्स हैं वो यूज ही नहीं हो रहे हैं। अब वो खाली डले हुए आइडल डले हुए, आइडल डले हुए यानी वेस्ट जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है ना, वो वहाँ के रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं। और रिसोर्सेज थोड़ी हमेशा के लिए रखे रहेंगे। आप फ्रूट्स ही देख लो, फ्रूट्स के आप एक बार लाए तो कि उसको हमेशा के लिए सजा के रख सकते हो, उसको जल्दी जल्दी खत्म करना होता है खा के, फिर वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी रिसोर्सेज हैं, मतलब कि अब वहाँ पे इंसान ही नहीं है, वो खराब हो जाएंगे। रिमोटनेस, रिमोटनेस क्या होता है दूरी, रिमोटनेस क्या होता है डिस्टेंस। It is difficult to increase settlement in sparsely populated areas because people are unwilling to forego the amenities of the town। ये इन्होंने हेडिंग में डाला है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो? कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज सेटलमेंट। हाँ, क्या मीनिंग है यहाँ पे सेटलमेंट का, मुझे बता सकते हो? पता नहीं कि मेरे को ऐसा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेटलमेंट का मीनिंग। नहीं पढ़ा मैंने, मुंबई का एग्जांपल दिया था कि मुंबई में बहुत सारी जगह जिनको हम सेटलमेंट बोलती हैं, बस्तियाँ। सेटलमेंट मतलब क्या, बस्तियाँ। तो कह रहे हैं कि डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज सेटलमेंट इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। जो स्पार्सली पॉपुलेटेड जगह है वहाँ पर बस्तियाँ बनाना डिफिकल्ट है, वहाँ पर सेटलमेंट बनाना क्या है डिफिकल्ट है। क्यों? क्यों? बिकॉज पीपल आर अनविलिंग टू फॉरगो द एमिनिटीज ऑफ द टाउन। अनविलिंग मतलब अनडिजायरस, उनकी इच्छा नहीं है। फॉरगो मतलब छोड़ना, फॉरगो मतलब क्या, छोड़ देना, गिव अवे कर देना। एमिनिटीज मतलब क्या, फैसिलिटीज। एमिनिटीज मतलब क्या, फैसिलिटीज। ठीक है, तो वो कह रहा है, वीडियो पॉज करके लिखते जाया करो। तो वो कह रहा है क्योंकि हम बस्तियाँ से सेटल नहीं कर सकते, क्योंकि बस्तियाँ सेटल करने के लिए हमें लोग लाने पड़ेंगे। लोग कहाँ से लेके आओगे, शहर से, फिर वहाँ पे जो पॉपुलेटेड एरिया वहाँ से लेके आओगे। तो लोग क्यों आएंगे? लोग अपनी सारी फैसिलिटीज़ को छोड़कर, अपने शहर की फैसिलिटीज़ को छोड़कर आपके गांव में क्यों आएंगे, आपकी बस्ती में क्यों आएंगे? तो वो क्या लोग प्रेफर ही नहीं करेंगे, लोग अनविलिंग हैं, लोग आने ही नहीं चाहते आपके पास, लोग आना ही नहीं चाहते आपके पास। ठीक है, लोग इतनी दूर आने ही नहीं चाहते, आप इतनी दूर आने ही नहीं चाहते। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो मैंने बोले सबसे मेन, और सबसे पहला मेन तो ये बोला था कि लैक ऑफ पॉपुलेशन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री टू डेवलप इट्स रिसोर्सेज टू द फुल। 2 सेकंड रुको, मैं जरा इसको कनेक्ट कर लो। आप पढ़ो ये पॉइंट दोनों तीनों, मैं भी समझाता हूँ।
ठीक है, पढ़िए आपने। तो क्या, लैक ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है ही नहीं, बहुत कम है, तो मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री टू डेवलप इट्स रिसोर्सेज द फर्स्ट। तो कह रहा है, एक तो दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो क्या है अंडर यूटिलाइजेशन, एक तो जितने रिसोर्सेज हैं तो वो कम यूटिलाइज हो पा रहे हैं, और दूसरा अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज को और ग्रो कर पाएंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो वो और ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे, पर रिसोर्सेज ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे हैं, जो है वो भी यूज़ नहीं हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे हम वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि हम रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जो जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, फुल लेवल तक कर सकते थे, हम वो फुली नहीं कर पा रहे, वो फुली नहीं कर पा रहे। Agricultural resources are more difficult to develop but because they require more and harder work over a long period of years before they show a good return। वो करें एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की बात अगर की जाए, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मतलब आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, प्लांट्स वगैरह हो गए, अगर आपको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं डेवलप करना, इनको तो डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? एक तो बहुत ज़्यादा और बहुत हार्ड वर्क इसमें लगता है, बहुत ज़्यादा और बहुत हार्ड वर्क इसमें लगता है, वो भी ये नहीं एक दो दिन किया या एक दो घंटे के काम हो गया, नहीं, बहुत टाइम तक लगता है, 6 6 7 7 मंथ्स लग जाते हैं, काफ़ी कभी ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तब जाकर वो एक गुड रिटर्न देते हैं। गुड रिटर्न का मतलब क्या, रिजल्ट देते हैं। अगर आपने कोई ट्री लगाया तो ट्री ग्रो होगा, आपने कोई फ्रूट्स का ट्री लगाया तो फ्रूट्स आपको मिलेंगे, तो इससे क्या है, ये रिटर्न है उनके। तो वो कह रहा है अगर आपको उनसे अच्छी रिटर्न चाहिए तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, लोग यहाँ पे हैं ही नहीं तो मेहनत करेगा कौन। In the 19th century in USA, people were prepared to develop the land because many of them were landless peasants. But immigrants to underpopulated countries today generally prefer town life। वो कह रहा है, एक किस्सा सुना रहा है, एक किस्सा सुना रहा है बहुत पुराने टाइम का। वो कह रहा है एक टाइम की बात है, एक टाइम की बात है, कब की बात है, 19th सेंचुरी की बात है, यूएसए की, जहाँ पर लोगों को क्या किया था, रेडी किया गया था, उनको प्रिपेयर किया गया था, किस लिए, कि वो अपने लैंड को डेवलप करें, वो अपने लैंड को क्या करें, डेवलप करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे जो पीजेंट्स थे ना, उनके पास खुद की लैंड थी नहीं, उनके पास खुद की लैंड थी नहीं, देवर लैंडलेस, उनके पास खुद की लैंड थी ही नहीं। बट जो इमिग्रेंट्स होते थे, इमिग्रेंट्स टू अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज टुडे जनरली प्रेफर टाउन लाइफ। तो वो कह रहा है आज के टाइम पर अगर हम देखा है, अलग ही पॉइंट लगा है, आज के टाइम पर अगर देखा जाए, आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको ना अपनी टाउन लाइफ ज़्यादा पसंद है। उनको क्या पसंद है ज़्यादा, उनको टाउन लाइफ ज़्यादा पसंद है, उनको फार्मिंग वगैरह करना पसंद नहीं है। पता नहीं पॉइंट क्यों लिखा है, इसमें कुछ काम पता नहीं। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है। वो कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज ऑफन स्लो इन अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज। मतलब क्या, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब बिजनेस है, इंडस्ट्री मतलब बिजनेस है, उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होना, उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होना। तो आप ही बताओ, जब लोग ही नहीं होंगे तब बिजनेस करेगा कौन? ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बिजनेस करेंगे, कम लोग होंगे तो कम बिजनेस होगा, और ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, कम लोग बिजनेस करेंगे तो कम तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो स्लो ग्रोथ तो होगी। बस अब यही हमें यहाँ पे इंग्लिश में समझाना चाह रहा है, जो जनरल है, जो हम दिमाग से सोच सकते हैं। तो वो कहता है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफन स्लो इन अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज, हमेशा स्लो होती है। क्यों? बिकॉज देर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर, यहाँ पर लेबर ही बहुत कम है। लेबर मतलब काम करने वाले लोग, लेबर, यहाँ पे काम करने वाले लोग ही कम है, स्पेशली स्किल्ड लेबर। पढ़े लिखे लोग तो बहुत ही कम है, पढ़े लिखे लोग तो बहुत ही कम है। एग्जाम्पल इन द साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, वो कह रहा है साउथ, दो एग्जाम्पल दे दिए कि ये दो कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर तो आपको मिलेंगे नहीं, स्किल्ड लेबर तो आपको मिलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिलते, मिलते ही नहीं है। वैन स्किल्ड लेबर हैज टू बी ब्रॉट इन, दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब वो कह रहा है अगर आप पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पे बुलाओगे तो उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से उनकी वेज कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी, कॉस्ट उनकी चार्जेस बढ़ जाएंगे, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी पढ़े लिखे इंसान को बाहर से बुलाओगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, तो इससे आपका आइटम महंगा हो जाएगा। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, सर क्लाइमेट का पॉपुलेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ता है। मैनी अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव अनफेवरेबल क्लाइमेटिक और
relief conditions which make settlement difficult or dangerous for immigrants. Such conditions obstruct development and are likely never to be fully overcome. 2 मिनट को पढ़ते जाता हूँ क्या लिखा हुआ है. In terms of economics, the major need is for infusion of capital, probably in the form of a foreign aid to finance development. In terms of population, the need is for an increase in birth rate in underpopulated countries. क्या क्या लिखा हुआ है? Many underpopulated countries have unfavorable climatic conditions. वो कह रहा है काफ़ी सारी underpopulated countries हैं, काफ़ी सारी underpopulated countries हैं जो क्या करती हैं, जो फेस करती हैं क्या, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. अनफेवरेबल यानी जो उनके फेवर में नहीं है, यानी जो उनको पसंद नहीं है, वो ऐसे कंडीशन प्रेफर करती है, जिस वजह से क्या होता है, विच मेक सेटलमेंट डिफिकल्ट. यानी जो बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी अराइज कर देता है, और डेंजरस फॉर इमिग्रेंट्स. और जो वहाँ पे लोग आते जाते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी रहती है. सपोज करो वहाँ कहीं का एटमॉस्फेयर ख़राब है, कहीं का एटमॉस्फेयर ख़राब है, तो वहाँ पर लोग आना जाना कम पसंद करेंगे. Such conditions obstruct development and are likely never to be fully overcome. और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कंडीशन होती है, हमेशा रोकती हैं. ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या, प्रॉब्लम देना, रोकना लिख लो उसकी मीनिंग. इसका मतलब स्टॉप करना. ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं रोक देती हैं, हमारे डेवलपमेंट को रोक देती हैं. और लाइकली नेवर टू बी फुली ओवरकम. और ऐसा लगता है, लाइकली मतलब होता है लगना, ऐसा लगता है कि ये कभी ओवरकम हो नहीं पाएगी, कभी हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ ही नहीं पाएंगे. ओवरकम मतलब होता है जीतना, विन. ओवरकम मतलब क्या होता है, विन. और ऐसा लगता है कि हम इससे कभी भी जीत नहीं पाएंगे. वो कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नीड है हमें, वो किसकी, इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल. अब बता दो इकोनॉमिक्स में एक कैपिटल का मतलब क्या होता है. कैपिटल का मतलब होता है पैसा. कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी. तो अब कह रहे हैं अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें, तो ऐसी कंट्रीज को सबसे ज़्यादा जरूरत है वो किस चीज़ की है, कैपिटल की, पैसे की. प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एड. और ये पैसा कहाँ से आएगा, तो वहाँ पर तो लोग है ही नहीं कि वो अपना पैसा लगा पाए. अब प्रोबेबली तो वो कह रहा है शायद किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ फॉरेन एड. आप फॉरेन से हेल्प मांगो, अब फॉरेन कंट्री से क्या करो, हेल्प मांगो. टू फाइनेंस डेवलपमेंट. फाइनेंस मतलब पैसा देना, फाइनेंस मतलब क्या, पैसा देना. किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए. अपने डेवलपमेंट के लिए आप से पैसा मांगो, फॉरेन से पैसा मांगो. अगर हम बात करें पॉपुलेशन के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये तो होगी इकोनॉमिक्स के टर्म्स में. अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के पर्पज से हम बात करें, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो नीड इज फॉर इंक्रीज इन बर्थ रेट. तो हमें जरूरत जो है वो किस चीज़ की है, कि बर्थ रेट इंक्रीज हो, 2 से ज़्यादा बेबी बॉर्न हो एक जगह घर में. ठीक है, तो बोल लिख रहा है, तब जाकर हमारी अंडर पॉपुलेटेड वाली प्रॉब्लम दूर होगी. वो कह रहे हैं इन अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज इमिग्रेशन माइट बी इंक्रीज. वो कह रहे हैं अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज में इमिग्रेशन जो है ना इंक्रीज होता है. इमिग्रेशन मतलब इधर से उधर जाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को छोड़ना, ये इंक्रीज हो सकता है. क्यों है, हो सकता है, लेकिन बट दिस कुड ओनली वर्क इफ इमिग्रेंट्स पोजेस द राइट स्किल्स. वो कह रहे हैं हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर लोग तभी जा पाएंगे जब इनके पास स्किल्स हो. अगर इसके साथ स्किल्स ही नहीं है तो बाहर जाकर उसे कौन जॉब देगा. तो वो कह रहा है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि इमिग्रेंट्स वजह से राइट स्किल्स, अगर उसके पास राइट स्किल्स हैं एंड वर प्रिपेयर टू लिव इन द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज. और अगर वो दूर दूर रह सकता है तो टू ओपन अप अंडर पॉपुलेटेड एरियाज इन बोथ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर अगेन पैरामाउंट. वो कह रहे हैं अगर आप अंडर पॉपुलेटेड एरियाज को ओपन करना चाहते हो, यानी आप उसको ग्रो करना चाहते हो, तो ये डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव भी है. एक तो ये कम डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव भी है. एंड दस इकोनॉमिक फैक्टर्स आर अगेन पैरामाउंट. और क्योंकि एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंस वाले प्रॉब्लम को दूर करने का पैसा चाहिए, चाहिए, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो वो करेगा, इसीलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स आर अगेन पैरामाउंट. पैरामाउंट होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक डाला उन्होंने इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन. तो नेक्स्ट वो कह रहा है इसके नीचे अनस्टेबल इकोनॉमी. अनस्टेबल, हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने इकोनॉमी का मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर लेना. जो मीनिंग बताते हो को नोट करते जाया करो, वीडियो को पॉज करा करो, सुना करो. हिंदी में बोलता हूँ हिंदी में लिखा करो, इंग्लिश में बोलता हूँ इंग्लिश में लिखा करो.
हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ तो दोनों में लिखा करो, जैसे समझना है वैसे लिखा करो, लिख लिया करो वर्ड मीनिंग, भूल जाओगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी। अनस्टेबल इकोनॉमी, तो पहले को मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको मीनिंग बताता हूँ। अंडर पॉपुलेशन लीड्स टू a decrease in demand for goods and services. This would cause deflation, that is a fall in general price level of goods and services. यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब है कंट्री से, काफी बार बता चुका हूँ, अभी भी इसी से काम चल जाएगा। इकोनॉमी का मतलब क्या है, कंट्री से, ठीक है। अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब क्या है, अनस्टेबल मतलब क्या, इन बैड सिचुएशन, इन बैड सिचुएशन। अनस्टेबल मतलब इन बैड सिचुएशन, इन बैड सिचुएशन। अगर आप बैड सिचुएशन में चल रही है आपकी कंट्री तो आप उसको बोलोगे अनस्टेबल इकोनॉमी। क्या कह रहे हैं, अंडर पॉपुलेशन लीड्स, अंडर पॉपुलेशन कैसे क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स। अब जरा समझ लो डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, किसी चीज़ को मांगना। तो अगर लोग कम होंगे तो चीज़ों को मांगने, तो चीज़ों को मांगा भी कम जाएगा। एक घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग 10 चीज़ें मांगेंगे, लेकिन अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग 5 तो चीज़ मांगेंगे जनरली। अभी मत कहना सर 5 लोग 2 भी तो मांग सकते हैं, अरे मैं जनरली बात करूँ, जनरली अगर सबको एक एक की मांगना है तो 10 लोगों को तो 10 चीज़ मांगेंगे, 5 लोगों को तो 5 चीज़ मांगेंगे। तो पॉपुलेशन कम होने से डिमांड में फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा। तो इकोनॉमी का एक रूल है, एक रूल है क्या, कि जिस चीज़ की डिमांड सबसे कम होगी वो चीज़ सस्ती होगी, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वो चीज़ महंगी होगी। ऐसा क्यों क्यों नहीं, ये हम बाद में समझ लेंगे, मैं आपको समझा दूँ। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं आप अभी समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। घर में एक आइसक्रीम आई है, घर में एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम एक है, खाने वाले 4 हैं। आइसक्रीम एक है, खाने वाले 4 हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन रखी गई है आपके सामने, एक कंडीशन रखी गई है। तो देखो यानी आइटम एक है, उसकी डिमांड तो 4 है, एक डिमांड, एक आइटम है उसकी डिमांड 4 है, 4 लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, 4 लोग चाह रहे हैं कि हमें आइसक्रीम मिल जाए, हमें आइसक्रीम मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ठीक है, एक केस तो ये हो गया केस ए जहाँ पर एक आइसक्रीम है और खाने वाले 4 है। एक केस ऐसा है जहाँ पर आइसक्रीम एक है और खाने वाला एक है। एक केस केस ए जहाँ पर आइसक्रीम एक है, खाने वाले 4 हैं। केस बी जहाँ पर आइसक्रीम के खाने वाला भी एक है, ठीक है। केस ए में कंडीशन रखी गई है कि आइसक्रीम उसी को मिलेगी जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएगा। सपोज करो 4 लोग एक ही क्लास में हैं, ठीक है, एक ही स्कूल के हैं, तो चारों के टेस्ट एक साथ होंगे। और सेम कंडीशन बी में रखी गई, लेकिन बी में तो और कोई है नहीं टेस्ट देने वाला, ये अकेला टेस्ट देगा। तो ये बताओ, अब आइसक्रीम खाने के लिए बी केस में इंसान को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ए केस में। ए केस में ऑब्वियस सी बात है कि बी केस में अगर वो एक नंबर भी लाता है तब उसके साथ कंपेरिजन करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो वो एक नंबर भी लाता है उसको एक नंबर भी ज़्यादा उसको आइसक्रीम मिल जाएगी। लेकिन अगर 4 लोगों में अगर आपके 8 नंबर आ गए, लेकिन जो बाकी के 3 लोग हैं अगर उनके 9 नंबर भी आ गए, तो क्या आपको आइसक्रीम मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे केस में तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 9-10 लाने पड़ेंगे। तो यानी कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो मेहनत ज़्यादा करते नहीं करते हो, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो आप मेहनत ज़्यादा करते हो, जब डिमांड कम होती है तब आप मेहनत कम करते हो। जब वहाँ पे एक ही आइसक्रीम पर एक ही इंसान था, डिमांड एक ही इंसान की थी, तो वहाँ पे चीज़ की वैल्यू थी नहीं ज़्यादा। वहाँ पे आइसक्रीम तो आपको एक नंबर आने पे ही मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम आपको एक नंबर आने पर नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नंबर आने पड़ेंगे। एक जनरल टॉपिक है, यानी जहाँ पे डिमांड की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, जहाँ पर डिमांड कम होती है वहाँ पर चीज़ों की वैल्यू कम करते हैं, वैल्यू कम करने का मतलब उसका प्राइस कम हो जाता है। तो वो कह रहा है अंडर पॉपुलेशन कंट्री में तो डिमांड कम होती है, लोग ही कम है तो चीज़ों को मांगेगा ही कम। अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा, जनरल जो प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो आइटम्स आपकी कंट्री में बिकते हैं उनका प्राइस वगैरह गिर जाएंगे, तो प्राइस वगैरह गिर जाएंगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। ये गुड पॉइंट है बेसिकली। लेबर शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज, ये जल्दी से खत्म कराता हूँ मैं। लेबर शॉर्टेज, अंडर पॉपुलेशन वुड, रिकॉर्डिंग हो रही है, अंडर पॉपुलेशन
वुड क्रिएट लेबर शॉर्टेज। वो कह रहे हैं अंडर पॉपुलेशन, लोग कम है तो शॉर्टेज भी, तो लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। ऑब्वियसली तो लोग कम है तो काम करने वाले लोग कम होंगे नहीं होंगे, तो वही लिखा हुआ है, आपको वैसे सोच लेना है पढ़ने से पहले। तो वो कह रहे विच वुड हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके दोनों ही इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वुड बी बैडली अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज, एज अ रिजल्ट टोटल आउटपुट विल डिक्रीज। वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज किया लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो लिख लेना एग्जाम्पल सुन लो, बाद में वीडियो को बैक करके लिखते जाना, मैं समझा रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में समझो उस लैंग्वेज में लिखते जाना। दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, दो तरह की चीज़ देख, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर और लेबर इंटेंसिव। तो हो सकता है शायद ये पूरा ना भी कर पाए, तो कुछ वर्ड्स ऐसे आगे जो इकोनॉमिक्स के हैं, हो सकता है हम यहाँ तक पूरा भी ना कर पाए, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तो मैं आपको समझा के जा रहा हूँ। तो दो तरह के सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर मतलब क्या समझो, हमारे यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बहुत तरह के काम होते हैं, हर तरह के काम होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो दो दो तरह की मैं कंपनी ले रहा हूँ, एक है आपका अमेजोन, ठीक है, एक है आपका सुपरमार्केट, मंडी जिसको बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो दोनों ही जगह पर बिजनेस हो रहा है, सेम तरीका हो रहा है, आप अमेजोन से भी शॉपिंग कर सकते हो, सुपरमार्केट से भी शॉपिंग कर सकते हो। आपको क्या लगता है, अमेजोन का वर्कफोर्स ज़्यादा होगा, वर्कफोर्स मतलब इंसान ज़्यादा होते हैं काम करने वाले, या फिर सुपरमार्केट में काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली तो सुपरमार्केट में लोग काम करने वाले ज़्यादा होंगे। तो जहाँ पर लोग ज़्यादा काम करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा हमें पीपल की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर, लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेकिन जहाँ पर हमें लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है, जहाँ पर हमें लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है, मशीनों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मशीनों की। अमेजोन पे केवल कंप्यूटर की जरूरत होती है, वहाँ पे आपने कंप्यूटर से काम करते हो। जब अमेजोन पे शॉपिंग वगैरह करते हो तो क्या किसी इंसान से कांटेक्ट करते हो क्या? एक कंप्यूटर ही कंप्यूटर से बात हो जाती है सारी। लेकिन सुपर मार्केट जाते तो आपको इंसानों से डील करना पड़ता है, इंसानों, एक इंसान रिसीट काउंटर बैठा होगा जो पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करता है, एक आपको कपड़े दिखाएगा, अगर आपको कपड़ा पसंद है तो एक दूसरे इंसान को ऑर्डर देगा कि इनको ये कपड़ा पसंद नहीं है, दूसरे डिजाइन का कपड़ा लेकर आओ, ठीक है। तो एक निकालने वाला अलग होगा, तो वहाँ पे काम लोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अमेजोन पे ऐसा कुछ होता है नहीं। तो दो तरह के होते हैं सेक्टर बेसिकली, तो बिजनेस को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर हमें इंसानों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, थोड़ा आपको वॉइस आ रहा होगा, तो हम इसको ज़रा यहाँ पे समझ के ज़रा कंटिन्यू करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं, ये वॉइस अब बंद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं कैपिटल लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जहाँ पर लोगों की जरूरत हमें ज़्यादा होती है, जहाँ पर काम करने के लिए हमें लोगों की जरूरत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर हमें केवल मशीनों की जरूरत पड़ती है, इंसानों की नहीं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, ठीक है। तो वो कह रहा है ऐसी जगह जहाँ पर इंसान कम है, ऐसी जगह जहाँ पर इंसान कम है, तो क्या कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को भी फर्क पड़ेगा? तो इंसान कम है और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को इंसान की जरूरत ही नहीं होती, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पॉजिटिव साइड हो गई, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग कम है, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इनको तो लोग चाहिए, तो इनके लिए तो नुकसान हो गया, इनके उनको तो लोग ही नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो भी करें। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो होंगे वो काफ़ी बुरी तरह से बैडली, वो काफ़ी बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाएंगे शॉर्टेज से। क्यों? क्योंकि इंसान का जो टोटल आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा। टोटल आउटपुट मतलब कि अब काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले कम लोग हैं, तो वो कम ही काम कर पाएंगे ना, कम काम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उनके काम का वो कम ही आएगा। वो लिखा हुआ है डिक्रीज इन पॉल्यूशन, ये एक अच्छा पॉइंट है। कम लोग होंगे तो कम गंदगी फैलाएंगे, तो वही चीज़ है। एज द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया वुड डिक्रीज। वो कह रहा है इंसान कम है तो इंसान का नेचुरल रिसोर्सेज पर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह हैं उन पर कम वो प्रेशर रहता है, कम वो यूज़ करेंगे फिर उसको, तो जिस वजह से पॉल्यूशन लेवल होगा वो भी कम हो जाएगा, पॉल्यूशन लेवल होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन, ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब सारे पॉइंट को वो कंक्लूड कर रहा है, तो मैं भी कंक्लूड कराई दे रहा हूँ। तो क्या इन कंक्लूजन वी कैन से दैट बोथ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन आर नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी। वो कह रहे हैं जनरली देखा जाए तो ना तो ओवर पॉपुलेशन अच्छी है ना ही अंडर पॉपुलेशन। दोस्तों बेटर सॉल्यूशन इज व्हाट, तो बेटर सॉल्यूशन के एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन चाहिए, तो ऑप्टिमम का मीनिंग बैलेंस्ड, ना ज़्यादा ना कम, तो एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए। व्हेन द कंट्री इज मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ इट्स रिसोर्स, जहाँ पे हम अपने रिसोर्स का बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकें, सो दैट इट्स पॉपुलेशन कैन एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इन हर इंसान एक अच्छी लाइफ जी सके,
एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और अच्छी क्वालिटी वाली भी जी सकें, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी सके। ऐसी लाइफ, ऐसे रिसोर्सेज हमें इस तरह से यूज़ करनी चाहिए। बस यही है। चैप्टर कितना बड़ा है आपका ये? जितना पढ़ा है ना, जितना आज वाला नहीं करना है, स्टार्टिंग से चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, स्टार्टिंग से रीड करके रखना यहाँ तक। सैटरडे को मैं, कल लाइव क्लास होगी ना आपकी, तो सैटरडे को मैं मैथ्स लूँगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो मैथ्स लेके बैठना, नया चैप्टर पढ़ना है तो नया चैप्टर निकाल लेना, अगर वही वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करना है तो आगे से पढ़ लेना, ठीक है? नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।